जय हिंद साथियों। आप तो आज की सुपर फास्ट क्लास में हम एक ऐसा मॉक टेस्ट साथियों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिस मॉक टेस्ट को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, इस बार पेपर आपका कैसा पूछा जा सकता है। क्या वो पेपर आप आसानी से कर सकते हैं, इन सवालों को अच्छे से कर सकते हैं, तो ये समझ आ जाएगा कि आप अपने रियल पेपर के शिफ्ट को भी बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास साथियों आपके पेपर पर आधारित है। पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, फिर करंट अफेयर, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। इस प्रकार पूरे सिलेबस को साथियों खत्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मोक्ष का विलोम क्या होगा? छुटकारा, स्वर्ग या बंधन। मैं कहूंगा साथियों बंधन होगा मोक्ष का विलोम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि गद्य का साथियों विलोम क्या होगा? तो आपने गद्य और पद्य ये दो शब्द साथियों सुने होंगे, तो गद्य का विलोम पद्य हो जाएगा और पद्य का विलोम क्या होगा साथियों? गद्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको इसमें से चयन करना है। अधीर आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो जैसे साथियों ऑप्शन नंबर ए में है ना, अधीर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, मैं अवधि भाषा खरीद सकता हूं, तो खरीद थोड़ी ना होगा, समझ सकता हूं, देख सकता हूं, छू सकता हूं। मैं कहूंगा यहां पर खाली जगह में शब्द आएगा, वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। यानी कि मैं अवधि भाषा सीख सकता हूं या समझ सकता हूं, यह हो सकता है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों? बताइए। देखिए, जो भविष्य में आने वाला हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको आगामी कहा जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपका भी जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। कहा जा रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? कायर बनना? नहीं। चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना? ऐसा तो नहीं। बेशर्म होना? नहीं। शर्मिंदा होना? शर्मिंदा होने को कहा जाता है साथियों चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, स्नेह का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो स्नेह का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है? तो इसमें से साथियों स्नेह का पर्यायवाची मैं कहूंगा प्रेम हो जाएगा, है ना। स्नेह के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि चाह है या माया है, मोह है, प्यार है, ये साथियों स्नेह के ही पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अनुचर का पर्यायवाची इसमें से साथियों क्या हो सकता है? तो अनुचर का पर्यायवाची पता क्या होता है? अनुचर किसको कहा जाता है? अनुचर कहा जाता है साथियों सेवक को। और अनुचर का पर्यायवाची साथियों दास भी हो सकता है। अनुचर का पर्यायवाची नौकर भी हो सकता है। नौकर हो गया, दास हो गया। उसके अलावा साथियों परिचारक भी हम लोग कह सकते हैं। क्या? परिचारक भी साथियों हम लोग यहां पर कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको यह बताना है कि मितभाषी कैसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे मितभाषी लिखा जाता है। तो जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यह बताना है कि ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, ठा आता है अंत में और कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। और ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि शिक्षक का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? तो शिक्षक का पर्यायवाची साथियों यहां पर आपको बताना। अच्छा, यहां पर दिवाकर आप लोगों को मैं बता देता हूं, दिवाकर का मतलब होता है सूरज, इसको सूर्य भी कहते हैं। और सूर्य को साथियों रवि भी कहा जाता है, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं और सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है और सूरज को साथियों आदित्य भी कहा जाता है। तो इतने पर्यायवाची तो आप लोग याद रखेंगे साथियों सूरज के। उसके अलावा जब हम बात करते हैं साथियों विभा का, तो विभा का मतलब क्या होता है साथियों? इसको हम लोग शोभा भी कहते हैं और इसको हम लोग चमक भी कहते हैं। तो ये दो पर्यायवाची हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं शिक्षक को हम लोग गुरु कहते हैं, विद्यार्थी थोड़ी ना कहते। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, राम ने सांप को लाठी में मारा, ने मारा, पर मारा, से मारा। तो मैं कहूंगा खाली जगह में ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द आ जाएगा, राम ने सांप को लाठी से मारा। उसके बाद देखिए, जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ये आप लोग बता दीजिए। सर्वप्रिय, रमणीय, शोभनीय या साथियों सुंदर। मैं कहूंगा सर्वप्रिय को क्या कहा जा सकता है? जो सबको प्रिय हो उसको सर्वप्रिय कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? बताइए। तो भारी पत्थर कलेजे पर रखना, जी कड़ा करना, कलेजे को पत्थर पर रखना, दिल बड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होता है जी कड़ा करना, है ना। क्या? जी कड़ा करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
जैसे कि कहते नहीं, मान लीजिए किसी का कोई बच्चा है, एक बच्चा है, वो कहीं बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है पढ़ाई करने या कैसे भी, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसको बाहर भेजते हैं, यानी कि वो अपना जी कड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए उष्ण यहां पर एक शब्द है, इसका आपसे विलोम पूछा जा रहा है। देखिए चुनिंदा टॉपिक होते हैं साथियों, एसएससी जीडी में हिंदी बहुत भारी भरकम नहीं आती, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, उससे बाहर सातु नहीं जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है सातु, जब से आपका पेपर है, जिस दिन भी आपका पेपर है एसएससी जीडी 2026 का, हिंदी को तो सातु पूरी तरीके से आप उड़ाओगे, लेकिन बशर्ते अगर आप इन क्लासेस के जो मैं आपको डेली देता हूं एसएससी जीडी की, उसमें हर एक सवाल का जवाब अगर आप तैयार करके जाओगे तो ऐसा होगा। बिना पढ़े साथियों कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाता। यह मत सोचिएगा कि तुक्के बैठा लोगे और वो सही हो जाएंगे, तुक्के गलत होते हैं। नंबर आकर आप देखिएगा कितने गिरे हुए नंबर साथियों आपके होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि नंबर आपके कम आए, सिलेक्शन ना हो, तो साथियों इस क्लास को आप लोग डेली देखा करिए। इसमें पूरा हिंदी का निचोड़ में लाता हूं, जीके को लाता हूं, करंट अफेयर को लाता हूं साथियों, रीजनिंग और मैथ्स को लाता हूं। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो तैयारी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। चलिए, तो उष्ण यहां पर एक शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि उष्ण का विलोम क्या होगा। मैं कहूंगा शीत होगा। शीत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि अपव्यय का सातों विलोम मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो अपव्यय का विलोम व्यर्थ व्यय होगा, अतिव्यय होगा, खर्चीला होगा या मितव्यय होगा। तो मितव्यय होगा। अव्यय का विलोम मितव्यय और मितव्यय का विलोम सातों अपव्यय होता है। उसके बाद देखिए गोधूली का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो गोधूली का पर्यायवाची क्या हो सकता है सातों? संध्या कहते हैं गोधूली को। क्या कहा जाता है? संध्या कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है रात। तो रात के पर्यायवाची कौन कौन से परीक्षा में पूछे जाते हैं? जैसे कि रात्रि हो गई, निशा ये भी रात का पर्यायवाची है, रजनी भी कहते हैं साथियों, इसको रजनी भी कहते हैं और विभावरी भी कहा जाता है। ये बहुत पूछे जाते हैं, विभावरी भी कहते हैं और रैन भी कहा जाता है साथियों रात। तो इतने तो आप लोग याद रखेंगे। सुबह की जब हम बात करते हैं साथियों, सुबह को हम भोर भी कहते हैं। सुबह की अगर बात करते हैं साथियों, सुबह को हम प्रातः भी कहते हैं। सुबह को साथियों हम उषा काल भी कहते हैं। इतने आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और दिन की अगर बात करते हैं साथियों, दिन को दिवस कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। दिन को दिवस भी कहते हैं और दिन को दिवा भी कहा जाता है। दिन को साथियों वार भी कहते हैं, कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो दिन को वार भी कहते हैं और दिन को वासर भी कहते हैं। तो इतने दिन के पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो कौन सा? दुर्बल। दुर्बल ऐसे थोड़ी ना, दुर्लभ, 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 दुर्लभ। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ये आपका बिल्कुल सही शब्द होगा। साथियों अगर आप अपने एग्जाम एसएससी जीडी 2026 को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। जैसे कि पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी एसएससी जीडी के 10 मॉडल पेपर। इस बार कैसा आपका पेपर पूछा जा सकता है साथियों, ये पूरा समाहित है इन 10 मॉडल पेपर में। अगर ये 10 मॉडल पेपर साथियों आप लगा लेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें से आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा साथियों दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जो पेपर साथियों तैयार करते हैं जो भी टीचर साथियों, वो लगभग कुछ नहीं साथियों लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चंस निकालते हैं वो पीवाईक्यू में से निकालते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ही पढ़ लेंगे तो लगभग साथियों कुछ नहीं 75% तो आपका कहीं नहीं गया, 70-75%। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जाएगी। कैसे आप ये साथियों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं? ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिए साथियों इस ऐप को, टारगेट सिलेक्शन। प्ले स्टोर पे से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जब आप 45 का पेमेंट कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन साथियों आ जाएगा। तो अपने एग्जाम को साथियों अगर आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, तो वही चीजें साथियों इसमें है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर ये पीडीएफ आप एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेते हैं तो ये आपका पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अगला देखिए, जो दूर की सोचता हो, जैसे कि आप दूर की सोचते हो तो उसको क्या कहा जाएगा? दूरदर्शी, द्वादशी, चतुर्दशी, एकादशी। मैं कहूंगा दूरदर्शी कहेंगे। वही सब दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है।
तो साथियों हिंदी के सवाल अब आपके हो चुके हैं। जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं। देखिए राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, न्याय राज्य सूची का विषय है, जेल भी है कहीं ना कहीं, लेकिन शिक्षा की अगर बात करते हैं साथियों ये समवर्ती सूची का विषय है। तो सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। आंसर आपका सी होगा। भारी पानी की खोज सातु किसके द्वारा की गई थी? तो भारी पानी की खोज यूरे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा सातु? यूरे के द्वारा ही भारी पानी की खोज की गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तो नाइट्रोजन गैस होती है, और यहां पर नाइट्रोजन गैस एक यहां पर लिखी हुई है, एक यहां पर लिखी हुई है। तो दूसरे नंबर की जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, वो हाइड्रोजन नहीं होती है। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। कौन है? मार्गरेट एटवुड किस पुस्तक के लेखक हैं? द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय चंपारण अभयारण्य ये निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को। बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को ही काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी की सजा दी गई थी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो क्या आपका जवाब होना चाहिए? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, ताप्ती। ताप्ती नहीं, नर्मदा नहीं, सिंध नहीं, मैं कहूंगा गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियां उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम में साथियों मिलती हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। रन ऑफ द रिवर तकनीक ये क्या है? ये नदी का जल प्रवाह नहीं, सुरंग द्वारा जल विद्युत के लिए जल लेकर और फिर नदी को बहने देना है, यह है बिल्कुल साथियों। इस सवाल का जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और यह वाकई में सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। आंसर आपका ए होगा। अब साथियों 10 सवाल हम लोग देखेंगे 2026 और 25 के करंट अफेयर के, जो कि इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत और जापान देश ने समुद्री प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, जो समुद्र में प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आमे पड़िबा आमा भसारे योजना। ये योजना कहां पर शुरू की गई है? ओडिशा में साथियों ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद देखिए, कहां अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया साथियों? असम में किया गया है। यानी कि जो अवैध शिकार हो रहे हैं ना साथियों, उसको एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी, ड्रोन अब उनकी निगरानी करेगा। तो ये साथियों असम में किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है साथियों, मुझे बताइए? सुनील अमृत को, चंदना सिन्हा को, प्रतीक माधव को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चंदना सिन्हा को ही भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उसके बाद देखिए, कहां स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? तो यह शुभारंभ लद्दाख में हुआ है साथियों। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव यह कहां पर हुआ है साथियों? लद्दाख में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो आपको यह ध्यान रखना है, नागपुर में किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बना है साथियों। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, अच्छा पहले नंबर पर कौन है साथियों? पहले नंबर पर ये चीन है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? जनरल एमवी पाठक की अगर बात करें तो ये पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर बन चुके हैं। अगला देखिए, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में साथियों आयोजित किया गया है। उसके बाद
देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गृह लक्ष्मी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य ने गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यानी कि जितने भी साथियों एसएससी जीडी के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर से एक एक साथियों टॉप लेवल का क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है। तो समझदारी साथियों इसी में होगी कि परीक्षा से पहले पहले इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों थोड़ा सोच विचार के। कहा जा रहा है कि पी का पुत्र जे है, क्यू की बहन पी है और क्यू एम का पुत्र है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि पी क्या कहेगी एम को, है ना, पी क्या कहेगा एम को। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर हम ये वाली लाइन सॉल्व करते, पी का पुत्र जे है, तो हमें ना आगे पी दिख रहा है ना आगे जे दिख रहा है। यहां पर होने से क्या मतलब, अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं कि क्यू की बहन पी है, तो हमें देखिए क्यू यहां पर कॉमन मिल रहा है, क्यू दिख रहा है, तो हम ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है? क्यू की बहन पी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू की बहन साथ तो क्या हो गई? पी हो गई। बहन है तो स्त्री है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यू जो है ना ये एम का पुत्र है, यानी कि ये जो क्यू है ना ये किसका पुत्र है? ये एम का पुत्र है, ठीक है। तो एम की दो संतानें, एक पुत्री है पी, एक पुत्र है क्यू। उसके बाद कहा गया था कि पी का पुत्र जे है, तो पी का पुत्र कौन हो जाएगा साथू? जे हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। एम की दो संतानें हैं पी और क्यू, और पी की एक संतान है अभी तक जे, जिसका नाम है जो कि पुत्र है। कहा जा रहा है कि पी क्या कहेगा एम को, तो पी क्या कहेगा साथू एम को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पिता भी हो सकते हैं और माता जी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिंग नहीं बताया गया इसका कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो कुल मिला के माता या पिता कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्शन वाला सवाल है। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए, सही जवाब तक आप लोग खुद पहुंच जाएंगे। काजल पूर्व दिशा की तरफ 14 किलोमीटर चलती है, तो इसको साथ चला दीजिए। 14 किलोमीटर क्या है? मान लीजिए काजल अभी यहां पर है, पूर्व की दिशा की ओर साथियों क्या चलती है? 14 किलोमीटर चलती है, और फिर वहां अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़कर साथियों कितना चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है साथियों, 10 चलती है, ठीक है, 10 चला दिया। कह रही है फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल 40 है, तो 22 जो होगी साथियों वो आधे से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये 22 किलोमीटर यहां पर होगी, ये 40 हो गई। यानी कि फिर वो बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। 24 किलोमीटर का मतलब पता क्या होगा? देखिए 10 तो ये हो गई, यहां से चलेगा ये 10, अगर यहां तक तय कर लेगा तो ये 10 चलेगा, ठीक है। ये 10 चल गया और ये 14 है, तो यहां से यहां तक चलेगा, तो कुल मिला के 24 चलेगा। ये टोटल 24 हो जाएगी। तो 24 किलोमीटर भी चला दिया। तो बताइए काजल अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान सा तो उसका क्या था? प्रारंभिक स्थान उसका ये था और अभी वो यहां पर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए अब आपको बताने कि ये कितनी दूरी है, यानी कि उसके लिए हमें ये देखना होगी ये टोटल कितनी थी? 40 थी। इस 40 में से ये 22 है, तो ये भी 22 है। ये वाली 40 में से ये वाली घटा दीजिए 22, तो घटाएंगे तो 18 आएगा, यानी कि ये जो दूरी होगी वो 18 होगी। अब 18 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए काजल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ना, अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि अभी वो यहां पर है, प्रारंभिक स्थान से देखें तो ये दक्षिण में है, तो दक्षिण यहां पर है ऑप्शन नंबर सी में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह डी के विपरीत सतह पर सातों क्या होगी? तो डी का विपरीत, यानी कि यहां इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ए ई सी बी एफ डी, यानी कि अगर बात करते हैं इसमें कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कुल एक पासे में 6 फलक होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, लेकिन हमें इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब साथियों तीनों लेटर यहां पर भी अलग और यहां पर भी अलग, तो एक ही तरीका होता है। क्या? ए का विपरीत बी, है ना, और इस वाले का विपरीत एफ, सी का एफ, और ई का विपरीत साथियों डी। तो डी का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, डी का विपरीत मैंने आपको बताया है ई है, तो ई कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों, इस सवाल में अक्सर लोग फंस जाते हैं और फिर इस सवाल को सही तरीके से वो कर नहीं पाते। इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। देखिए
कभी भी अगर आपसे पूछे 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना निकल सकता है साथियों, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये एक घड़ी होगी, ये 12 बज गया, ये 1 2 3 4 5 6 बज गया। कहा जा रहा है 5 बजकर, यानी कि घंटे की सुई जो होगी ना वो लगभग 5 के बाद होगी, और मिनट वाली सुई जो होगी वो यहां पर होगी, सॉरी 5:30 थोड़ी ना, 5:25 यानी कि दोनों यहीं पर होंगी, लगभग थोड़ा सा फर्क होगा साथियों। तो ये जो आपको दिख रहा है ना साथियों 5:25, इसमें ये कितने का कोण बन रहा है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो आपको करना क्या है, अगर कभी भी एक समय दे दे 10:40, 11:02 और पूछा जाए इन दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा, तो सिर्फ एक सूत्र आप लोग याद रखेंगे। क्या सूत्र है वो, 60 गुणा घंटे डिफरेंस या माइनस कह लो 11 गुणा मिनट, है ना। क्या 60 गुणा घंटे और 11 गुणा मिनट और बटे 2 आ जाएगा। तो घंटे की अगर बात करें तो 5 घंटे, मिनट 25 है, तो 60 गुणा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। डिफरेंस 11 गुणा मिनट कितने, 25 है, बटे साथियों आप 2 से इसको भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 छंग की अगर बात करें साथियों कितने होते हैं, 150 होते हैं, तो 1500 हो जाएगा। 11 की गुणा 25 से करें साथियों तो इस तरीके से 25 लिख लीजिए, तो ये आपका 275 हो जाएगा। 275 यहां पर साथियों आ गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने यहां पर गलत लिख दिया साथियों, देखिए है ना, दिक्कत हो गई है। मैंने क्या बोला, 60 गुणा घंटे, घंटे 5 है ना भाई साहब, तो यहां पर 5 लिखिए, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब अगर बात करते हैं 5 छंग आपका 30 यानी कि 300 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ गया है 275 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। इसमें से जो बचेगा वो 25 बटेगा बटे 2 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, यानी कि 12.5 डिग्री का कोण बनेगा जब 5:25 समय दिखा रही होगी घड़ी। तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच साथियों कौन सा कोण बनेगा, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए इस सवाल का मैंने ऐसा नहीं कि रिवाइज कर लिया हो, पहले से तैयार कर लिया हो, आप यकीन मानिए पहली बार भी मैं इसको साथियों पढ़ रहा हूं। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, बस सवाल जो कहता जाता है वो मैं साथियों करता जाता हूं और राइट आंसर तक मैं खुद पहुंच जाता हूं। देखिए इसमें 7 व्यक्ति लिखा है, तो 7 व्यक्तियों की जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 साथियों 7। उसके बाद देखिए कह रहे कि ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यानी कि ए जो है ना ये सी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन ए जो है ना डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो इसको सातु करने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सी पहले सी को आप कहीं पर बना लीजिए, तो सी को मान लीजिए यहां पर बनाया। अब सी के दाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर हमने बगल बना लिया, बगल में ए बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो डी यहां पर बनेगा अगर ए यहां पर है। उसके बाद अब आप उस लाइन को सॉल्व कीजिए जिसमें ए सी या डी का जिक्र किया गया हो। तो यहां पर देखिए सी का जिक्र किया गया है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है, यानी कि जी यहां पर आ जाएगा। और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, एफ के ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठा हुआ है, जी, तो एफ यहां पर सातु आ जाएगा। इतनी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद सातु अब देखिए आप लोग, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है, तो एफ के ठीक बाईं ओर बगल में ई बैठा है, यानी कि ई यहां पर आ जाएंगे। और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो बी यहां पर आ जाएगा। तो अब सारे के सारे हो गए। कहा जा रहा है कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है बी, अच्छा ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है बी, ठीक है ये भी हो गया। अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल में पूछा जा सकता है कि बताइए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तो ए आपका जवाब होगा। पूछा जा सकता है साथियों कि ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 डी आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन टाइपिस्ट साथियों यहां पर जो चीज है वो रखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगला नंबर आपकी स्क्रीन पर है सवाल, इसको देखिए और इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए। अब इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है, विकास ऊपर से 15वें स्थान पर है और उसी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर। अभी देखिए मैं इस सवाल को बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कहा जा रहा है नीचे से सचिन का स्थान क्या है। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, एक लाइन यहां पर जिक्र किया गया है सचिन का कि कक्षा में सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो बताइए नीचे से कितने स्थान पर होगा। उसके लिए हमें एक चीज पता करनी होगी कि टोटल आखिर छात्र कितने हैं,
है ना, उस लाइन में टोटल छात्र कितने हैं, और टोटल छात्र हमें मिलेंगे इस वाली लाइन से। इसमें जो लिखा हुआ है ना, विकास ऊपर से 15वें स्थान पर है और उसी कक्षा में नीचे से जो है ना वो 21वें स्थान पर है। यहां से हमें मिलेंगे टोटल छात्र कितने हैं उस लाइन में या उस कक्षा में। तो फिर हम बहुत आराम से निकाल लेंगे कि उस कक्षा में अगर ऊपर से 7वें स्थान पर सचिन है तो नीचे से कितने पर होगा। बहुत आराम से देखिए, अगर कोई भी बंदा, जैसे कि यहां पर विकास का जिक्र किया गया, ऊपर से ये 15वां है और नीचे से अगर काउंट करते हो तो 21वें स्थान पर है, तो टोटल कितने छात्र होंगे, जोड़ दो दोनों को, 15 + 21, उसमें से सातों 1 घटा दो, तो कितना हो जाएगा सातों, ये तो आपका 35 हो जाएगा। यानी कि इतनी जानकारी हमें मिल गई कि कुल छात्र कितने हैं, 35 है। अब यहां पर कहा गया था कि सचिन ऊपर से 7वां है और टोटल सातों 35 लोग हैं, तो बताइए नीचे से इसका स्थान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आप इस 35 में से इस 7 को घटा दीजिए और फिर इसमें सातों 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा सातों, अगर बात करते ये आपका 28 + 1 29 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सचिन का स्थान क्या है, सचिन का स्थान, नीचे से सचिन का स्थान सातों क्या हो जाएगा, 29वां हो जाएगा। तो 29 आपके सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां अंजलि, बीना, चिंटू, दीक्षा और श्रुति, इनकी आयु अलग अलग है। अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है, श्रुति दीक्षा से छोटी है, चिंटू सबसे छोटी है, समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितने लोग हैं, 5 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 और एक यहां पर बना लेते हैं, 5 लड़कियां, इनकी पोजीशन बना ली हमने। अच्छा, यहां पर एक चीज कही जा रही है कि चिंटू सबसे छोटी है, तो चिंटू सबसे छोटी यानी कि चिंटू यहां पर आ जाएंगी, चिंटू सबसे छोटी हो गई। उसके बाद यहां पर और चीजें देखिए, कुछ हो सकता है कि लिखा हुआ है कि अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है, यानी कि अंजलि जो है ना साथियों, ये अंजलि जो है ना ये दीक्षा और श्रुति से छोटी है और किसी से छोटी नहीं है। तो अंजलि पता कहां पर आएंगी, अंजलि यहां पर आ जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब देखिए दीक्षा यहां पर लिखा है ना, कहां गया, अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है, तो अंजलि और दीक्षा की पोजीशन इनमें से कुछ होगी, मतलब अंजलि और दीक्षा ऊपर वाले 2 जगह पर बैठेंगी, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा था कि श्रुति दीक्षा से छोटी है, श्रुति जो है ना, श्रुति की अगर बात करते साथियों दीक्षा से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दीक्षा और श्रुति यहां पर आएंगी और अगले स्टेप में उन्होंने बता दिया कि श्रुति जो है ना दीक्षा से छोटी, यानी कि दीक्षा यहां पर आ जाएंगी और श्रुति जो है ना वो सातों यहां पर आ जाएंगी। अब बची कौन, बीना बची, तो बीना यहां पर आ जाएंगी। सवाल में पूछा जा रहा है समूह में चौथा सबसे बड़ी कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए समूह में पहली सबसे बड़ी कौन है, तो मैं कहूंगा दीक्षा है। समूह में दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो श्रुति है। समूह में तीसरी सबसे बड़ी कौन है, तो अंजलि है। समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है, तो बीना है। तो बीना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है 28 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 39 हो गया, उसके बाद 52 आ गया और फिर 74 है। तो अगला नंबर सातों यहां पर क्या हो सकता है, एक बार मुझे बताइए। देखिए मैं तो इतना कर सकता हूं कि भाई साहब 28 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा, 32 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 39 हो जाएगा, 39 में 52 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा सातों, 13 जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर अगर बात करते हैं सातों 22 जोड़ना पड़ेगा। यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा, अब देखिए एक बार और ट्राई करिए। 3 जोड़ा तो 7 हो गया, यहां पर अगर बात करते तो 6 जोड़ा, यहां पर अगर बात करें तो 9 जोड़ा। तो ये 3 का पहाड़ा नहीं लग रहा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 चौक 12 यहां पर आएगा। यानी कि 22 और 12 कितना होता है, वो यहां पर नंबर आएगा। तो कितना होता है, 4 और 3 34। कहने का मतलब है 74 में 34 जोड़िए तो हमें ये वाला नंबर अगर प्राप्त हो गया और वही नंबर ऑप्शन में हुआ तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही होगा। 4 4 8 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। देखिए कि 108 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 3 3 को कैलकुलेट करके 9 लिखा गया है, 3 9 को कैलकुलेट करके 45 लिखा गया है और 4 6 को कैलकुलेट करके 26 लिखा गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 2 को कैलकुलेट करके यहां पर क्या नंबर आएगा, 4 आएगा, 100 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 3 3 9 सिंपल सी बात है, लेकिन 3 नीम कितने होते हैं साथियों, 27 होते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पर तो 45 लिखा हुआ है और 6 चौक 24, यहां पर 26 लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4। तो क्या ऐसा होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों, अगर हम 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 दोनों को अगर जोड़ देते तो 18 आ जाता है, लेकिन ये 18 का आधा लग रहा है।
यही लॉजिक अगर यहां पर लग जाए तो मजा आ जाए, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ये जोड़ोगे तो 90 आता है, और 90 का आधा सातों 45 होता है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर सातों 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सातों, अगर बात करते हैं ये 52 हो जाएगा, है ना, और 52 का आधा होता है 26, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, यानी कि यहां पर 4 आएगा। और 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और धारणाओं वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छे प्रदर्शन के लिए आकर्षक प्रलोभन की घोषणा करें। यानी कि अगर आपको चाहिए कि अच्छा प्रदर्शन हो तो उस अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको आकर्षक प्रलोभन की घोषणा करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि प्रलोभन कार्यक्रम जो होते हैं ये लंबे समय के लिए कार्य नहीं करते। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर सकते? जब तक प्रलोभन दिखाते जाओगे अच्छा प्रदर्शन के लिए, है ना, काम चलता रहेगा। प्रलोभन प्रदर्शन सुधार सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रलोभन जो है ये प्रदर्शन सुधार सकता है, तो दूसरी वाली धारणा बिल्कुल सही है, ये आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और बता दीजिए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए? यानी कि कार की गति कह लो या कार की चाल कह लो, बात एक ही। और चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय होता है। यानी कि यहां पर आपको पता करना है गति निकालने के लिए दूरी और समय। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल है और वो 7 घंटे में कोई दूरी तय कर रही है, तो भाई साहब यहां तो बहुत आराम से दूरी निकल जाएगी। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय, है ना, चाल गुणा समय होता है। तो यहां पर साथियों चाल भी है समय भी है। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 7 घंटे। यानी कि अगर 54 एक घंटे में 54 की स्पीड से चलती हो कोई कार और 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, देखिए जरा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 37, यानी कि दूरी कितनी निकलेगी, 378 की दूरी निकलेगी। ये बात आपकी क्लियर होगी। तो दूरी यहां पर निकल गई साथियों, है ना, 378 की दूरी निकल गई। अब समय, अब यहां पर एक बात कही जा रही है, समान दूरी, यानी कि यही दूरी इसको 6 घंटे में अगर तय करना हो तो गति क्या होगी? तो बस भाग कर दीजिए, 378 बटे 6 कर दीजिए, 6 चंग 36, 6 3 18, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होना चाहिए, चाल होना चाहिए। आंसर आपका सी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई साहब 35 आम का लाभ जो है ना, ये 7 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर साथियों हमें 2 चीजें मालूम पड़नी है, एक तो लाभ और दूसरी चीज साथियों क्रय मूल्य, है ना। लाभ और क्रय मूल्य की अगर बात करें, लाभ साथियों ये 7 निकल कर आएगा और क्रय मूल्य कितना है, 35 है ना। इसको अगर कट करते हैं साथियों तो कितना निकल कर आता है, 1/5 निकल कर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आपने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी है और उस पर आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इस लाभ को प्रतिशत में बदलिए। तो 100 से गुणा करेंगे, नीचे क्रय मूल्य आएगा, 5 से कट करेंगे 20 आ जाएगा, 20% का लाभ होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि धातु गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है, धातु के गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघला दिया जाता है और इसे पिघलाकर इससे खींचकर एक 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई आपसे पूछी जा रही, बहुत आसान है। अब 2 चीजों का यहां पर सातु जिक्र किया गया है, एक तो धातु के गोले की त्रिज्या का जिक्र किया गया है ना, और इसको पिघलाकर एक तार का जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या यहां पर अगर बात करें तो हमें 2 चीजें यहां पर दे रखी हैं, एक तो गोले की त्रिज्या, है ना, क्या दे रखी है साथियों, एक तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरी चीज हमें दे रखी है तार की त्रिज्या। क्या दे रखी है साथियों, तार की त्रिज्या यहां पर, यानी कि, और त्रिज्या क्या होता है, आर इसको कहते हैं साथियों हम लोग 0.3 सेंटीमीटर हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगले स्टेप देखिए। अब साथियों कहने का मतलब यह है, क्या यहां तक साथियों क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो तार की लंबाई आपसे पूछिए। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर कभी भी
तार का जिक्र आए तो तार का मतलब सातु क्या आप लेंगे, बेलन से लेंगे, है ना। तार का मतलब क्या लेंगे, बेलन से लेंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान है ना। तो गोले के आयतन की अगर बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर सातु पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका बेलन का आयतन यहां पर हो जाएगा। इतनी बात सातु क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, उसके बाद सातों अगर बात करते हैं तो वैल्यू आप लोग यहां पर रख दीजिए। वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर यहां पर बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए, गोले का आयतन और बेलन का आयतन यहां पर सातु बराबर हो गया। अब अगर बात करते हैं साथियों, 4/3 है तो 4/3 की जगह 4/3 रखिए। पाई से पाई कैंसिल कर लें क्या साथियों, कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्यूब यहां पर क्या है, 9 है, यानी कि यहां पर 9 जो है ना वो 3 बार आएगा, क्योंकि आर क्यूब यानी कि 9 का क्यूब। ठीक है, आर यहां पर क्या है, 0.3 गुणा 0.3 आ गया और एच यहां पर आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, तार की लंबाई जो है ना यही हाइट है, एच है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए आप कैसे करेंगे, 4/3 गुणा 9 गुणा 9 और गुणा 9। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आप एक काम कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 बढ़ाइए। ये 10 गुणा 10 यहां पर आ जाएंगे, है ना, यानी कि 10 गुणा 10 और बटे में सातु क्या आ जाएंगे, ये 3 यहां पर आ जाएंगे, 3 गुणा 3 यहां पर आ जाए, और ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो एच का मान निकल आएगा। 3 3 9, इससे सातु आपका ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से आपका ये 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा साथियों, और 12 नीम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 आ गया और ये 2 0 है, 100 गुणा 100 तो वो यहां पर आ जाएंगे। तो ये अगर बात करते हैं साथियों, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये सेंटीमीटर में यहां पर आ चुका है, 10,800 सेंटीमीटर आई है साथियों तार की लंबाई, लेकिन यहां पर मीटर में पूछा गया है। तो साथियों आप क्या 100 से इसको भाग दे दीजिए, 108 मीटर यहां पर आ जाएगी। तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 108 मीटर आ जाएगी, और 108 मीटर आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, एक राशि 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 6240 हो जाती है, तो उसी राशि पर 5 सहित 2/5 वर्षों के लिए 7.5% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, जो जो चीजें यहां पर दे रखी हैं, जैसे कि आर बराबर 4% दे रखा है, समय बराबर साथियों 5 वर्ष दे रखा है, और ये मिश्रधन दे रखा है जिसको हम ए मान लेते हैं, 6240 ये मिश्रधन। तो सबसे पहले साथियों एक काम करिए, आप मूलधन ज्ञात करिए, यानी कि आप पी निकालिए। पी कैसे आप साथियों यहां पर निकाल सकते हो, चलिए। देखिए, अच्छा यहां पर अगर मिश्रधन दिया रखा है, मिश्रधन का जिक्र करना हो साथियों, तो आप पता, देखिए मिश्रधन का मतलब क्या होता है साथियों, मिश्रधन की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है साथियों, देखिए पी यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज, यही होता है साथियों आपका क्या, मिश्रधन, जिसको ए कहते हैं। तो पी की अगर बात करते हैं, हमें पी का ही मान निकालना है, इसका निकालना है। साधारण ब्याज को साथियों हम क्या रखते हैं, हम इसको रखते हैं पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, कहते नहीं, साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये क्या आ जाएगा, ये मिश्रधन के बराबर आ जाएगा। मिश्रधन कितना है, 6240 साथियों यहाँ पर मिश्रधन आपको दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पी प्लस पी नहीं पता है अभी आपको, तो आर पता है, आर कितनी है, 4 है, और टी कितनी है, 5 है, बटे क्या आ जाएगा, बटे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें साथियों, आप एक काम यहां पर ये कर सकते हैं, 5 चौक 20 यानी कि 20 पी हो जाएगा, 1 पी ये हो जाएगा, और 20 पी आपका यहां पर ये हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 6240 आ जाएगा। इस 100 की गुणा इससे होगी तो ये 100 पी हो जाएगा, 100 पी हो गया, 100 पी और प्लस 20 पी तो 120 पी ये हो गया, 120 पी बराबर ये 100 की गुणा जो है वो यहां पर हो जाएगी। ठीक है ना, 6240, 2 0 लगा दीजिए। अब साथियों आप क्या करेंगे, अब आप P को कैलकुलेट कर लेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, इसको कट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कट करें, 62 400 बटे 12, इसको अगर कट करें तो 3 से कट करें, 3 चौक 12 हो जाएगा।
3 दूना 6, 3 7 21, 3 8 24, 00 आ गया। 4 से अगर कट करते हैं साथियों तो 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 00, यानी कि पी कितना आया, मूलधन कितना आया, 5200 मूलधन आया। अच्छा, अब उसके बाद मेन चीज काम जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि तो उसी राशि पर, किस राशि पर, ये जो आपने निकाली इतनी मेहनत से 5200 राशि पर 5/2/5 वर्षों के लिए 7.5% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। PRT/100 होता है, तो P कितना निकला है साथियों, 5200 निकला है। R कितना दे रखा है, R 5/2/5 दे रखा है। इसको सही कैलकुलेट करोगे तो 5 पंजे 25, 25 2 27/5 आ जाएगा, तो 27/5 आ गया। और यहां पर 7.5 है, 7 दूना 14, 1 15/2 यहां पर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से अगर कट करोगे साथियों 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से अगर इसको कट करोगे 2 दूना 4, 2 छक 12, 00 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका साधारण ब्याज आपको मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैं कर लेता हूं, जगह भी कम है। देखिए 2600 गुणा 27 और गुणा 3 है, तो ये आपका कितना आ गया साथियों, यहां पर अगर बात करें 2600 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, और 3 आ गया। तो ये साथियों साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 2106 और 00 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर PRT/100 आता है, लेकिन 100 हमने नहीं लगाया था भूले में, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लगा देते तो 20 से 20 कटेगा। तो साधारण ब्याज साथियों अब आपका कितना आया है, 2106 आया। और 2106 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हो सकता हो दिक्कत आपको दिया हो इस सवाल ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 4 बार इसकी एक बार फटाफट प्रैक्टिस कर लो और फिर लगाकर देखना, ये बहुत हलवा आपके लिए सवाल हो जाएगा। हर एक कठिन चीज को अगर आप बार बार करते हैं साथियों तो वो आपके लिए आसान हो जाती है ना। चलिए, तो साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों, अगर वो पीडीएफ आपने अभी तक नहीं ली है तो उस पीडीएफ को जरूर जाकर ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में पीडीएफ आपको दी जा रही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यह टारगेट सिलेक्शन ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। पेमेंट करके पीडीएफ डाउनलोड करने का साथियों ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने दे रखा है, अगर आपने ऑल क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए, आपकी तैयारी साथियों मजबूत हो जाएगी। जय हिंद का कमेंट साथियों आप लोग कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।